अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जितना हो सकता है नरमी के साथ पेश आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई अच्छी बात किसी और की मुश्किल को आसान कर दे और किसी और का दिन जो कि बहुत ही मुश्किल और परेशानियों में गुजरा हो सकता है कि उसकी जो परेशानी है चंद लम्हों के लिए दूर हो जाए और उसकी जिंदगी में ओवरऑल जो है खुशी आ जाए। इसलिए लाजमी तौर पे याद रखें, नरमी से पेश आए, काइंडनेस के साथ एक्ट करें। अगर आपको कोई नजर आता है जिसका मूड खराब है या वो कुछ ज्यादा ही सोच में लग रहे हैं, डिप्रेशन में लग रहे हैं, एंग्जाइटी में लग रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके कुछ लम्हे उनसे बात करने से उनका मूड अच्छा हो जाए या उनका दिल हल्का हो जाए। तो मेरा ख्याल है सबसे एक जरूरी चीज है कि हमें एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। हमें लोगों की बातें सुननी चाहिए, कई दफा नहीं भी सुनी जाती, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई परेशान है, कोई दुखी है, तो कुछ मिनट अगर आप अपनी जिंदगी में से उनको दे देंगे और उनकी बात सुन लेंगे, हो सकता है उनका दिल हल्का हो जाए और उनमें वो ताकत और वो हिम्मत आ जाए कि वो जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, उसके साथ बेहतर तरीके से डील कर सके। तो जी, इसी के साथ प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं और बात करते हैं कि फैसलाबाद शहर में आइंदा 24 घंटे में मौसम के सूरत हाल किस तरह के रहने वाले हैं। अगर बात करें टेम्परेचर की, तो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 45 डिग्रीज और कम से कम टेम्परेचर 31 डिग्रीज रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें बारिश की, तो अभी तक 0% चांसेस है कि पूरे दिन में बारिश होगी, लेकिन हो सकता है कि जैसे जैसे दिन गुजरे आगे चलते हुए बारिश हो भी जाए, क्योंकि फैसलाबाद की एक चीज तो सबसे अहम है कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल किस्म का मौसम है। कई दफा अच्छा हो जाता है और कई दफा गर्मी जो है वो तो लाजमन है। ये जो 3 महीने अगले हम देखते हैं। इसी के साथ साथ हवा के हवाले से बात करें तो 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी और उम्मीद करेंगे कि आप लोग हाइड्रेटेड रहें। मैं हमेशा कहती हूँ डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें, जिसके अंदर आप सिर्फ एक खीरा हो जाए, लेमन हो जाए, स्ट्रॉबेरीज हो जाए, कोई भी फल जो आपको पसंद है उसको अपनी ड्रिंक के अंदर ऐड कर लें, सादा पानी के अंदर ऐड कर लें, उसको फ्रीजर में रख लें कुछ वक्त के लिए ताकि वो ठंडा और यख हो जाए। और उससे सिर्फ ये होगा कि आपकी हाइड्रेशन भी होती रहेगी और साथ ही साथ एक जायका भी आपके मुंह में आता रहेगा। तो सिर्फ आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मैं ज्यादा पानी पिए जा रहा है, और आपकी सेहत के लिए भी बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो लाजमी तौर पर डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स आप पिएं और साथ ही साथ सनस्क्रीन, ज्यादा से ज्यादा सनस्क्रीन, यानी कि हर कुछ घंटे के बाद रीअप्लाई करते रहें सनस्क्रीन। और मैंने अभी अभी डिस्कवर किया है कि एक एक्चुअली सनस्क्रीन मिलती है जो कि स्प्रे की बोतल में आपको मिल जाती है। तो अगर आपने मेकअप किया हुआ है या आपके पास वक्त नहीं है, आप बाहर हैं, ऑफिस में हैं या घर में आपके पास वक्त नहीं है कि आप जाकर सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हो, तो लाजमी तौर पर ये बॉटल खरीद ले और स्प्रे कर लाजमी तौर पर अपने हाथों पर, अपने फेस के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर जो भी एक्सपोज एरिया है उनको लाजमी तौर पर सनस्क्रीन से जितना हो सकता है कवर रखने की कोशिश बिल्कुल करें। आप ठीक कह रही हैं। और पिछले गुज़श्ता चंद दिनों से मौसम जो है किसी हद तक खुशगवार हुआ था, लेकिन अब बारिश की शिद्दत में जिस तरह से कमी आई है, उसी तरह से गर्मी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ना शुरू होगी। और इस गर्मी की शिद्दत के बढ़ने की वजह से शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासतौर पर ऐसे मुलाजमत तबका लोग जो कि पावर लूम्स के ऊपर या फिर किसी भी ऐसे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे मशीन्स के ऊपर काम तो करना पड़ रहा है, लेकिन एयर कंडीशंस वहाँ पे मौजूद नहीं है। बड़ी मुश्किल के साथ वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए खास तौर पे ये सजेशंस हैं हमारी कि वाटर बोतल को साथ में रखें और इसके साथ साथ जब गर्मी के अंदर या सफोकेशन के अंदर वो काम कर रहे हों तो कोई साफा जो वाइट कलर का अक्सर सफर करते हुए लोग अपने साथ इस्तेमाल करते हैं, उसको हल्का नहीं जो है वो गीला करने के बाद अपने गले पे लपेट ले, मुंह पे लपेट ले, ताकि ठंडक का एहसास जो है वो होता रहे। क्योंकि मशीनरी जहां पे वो काम कर रहे होते हैं वहां पे गर्मी का एहसास बहुत ज्यादा होता है, हीट भी होती है। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सफोकेशन के अंदर सांस लेने का जो प्रॉब्लम है वो बन जाता है। तो उनके लिए ये इंतहाई मुफीद जो है वो टिप साबित होगी। और खास तौर पर जब सफर आप कर रहे होते हैं, सफर करते वक्त भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खास तौर पे बच्चे जो कि मोटर बाइक के आगे बैठ के आप सफर करते हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा होता हूं। गुज़श्ता रोज भी मैंने देखा कि दोपहर के वक्त जब लू चल रही होती है, बहुत सारे लोग बच्चों को लेके आगे मोटरसाइकिल पे बिठा के रोड के ऊपर सफर कर रहे होते हैं। तो जनाब खुदारा उन पर रहम करें, बहुत जरूरी जब तक ना हो घर से निकलना, उनको अपने साथ लेके ना निकलें और कोई ना कोई गीला कपड़ा जो है उनके गिर्द लपेट के रखें ताकि ठंडक का एहसास उनको होता रहे। वाटर बोतल फिर से मैं कहूंगा कि लाजमी तौर पर, और फर्स्ट एड के हवाले से मैं लाजमी तौर पर बताना चाहूंगा ऐसे लोगों के लिए जो कि हीट स्ट्रोक का सबब
सड़क के ऊपर बेहोश हो जाएं या कहीं पे भी आपको मिले तो फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है। उनको हॉस्पिटल लेके जाएं नो डाउट, ताकि उनकी तबीयत बेहतर हो सके, लेकिन उससे पहले उनके जिस्म को पानी डाल के ठंडा करें ताकि उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस आने वाले दिनों के अंदर ऐसे देखे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो कि सड़कों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, गर्मी की शिद्दत की वजह से बाजुकात जो है वो बेहोश हो जाते हैं या हालत खराब हो जाती है। तो उसके लिए आप उनके साथ फर्स्ट एड जिस तरह से करनी चाहिए, आपको उनके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करना चाहिए, वो हम आपको बता रहे थे। और इसके साथ साथ साफ खाने की चीज़ों का और पीने के पानी का इस्तेमाल करें ताकि गर्मियों में फूटने वाली वबा जिसके अंदर गैस्ट्रो, डायरिया और दीगर चीज़ें आती हैं उनसे भी बचा जा सके। तो ये तो थी जनाब हमारी आपके लिए टिप्स, और इसके साथ साथ बढ़ते हैं हम आगे कि रोज़ाना की बुनियाद पे जैसा कि हम आपसे पूछते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट किसी भी किस्म का मौजूद है, यानी कोई अच्छा सिंगर है तो बहुत अच्छा गुनगुनाता है लेकिन वो अपने तक महदूद रखता है तो वो भी ज्यादती करता है, उसकी वीडियो बनाए 30 सेकंड की और व्हाट्सएप करें हमें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग का ही नहीं, आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट है, आपके अंदर शान है, आपके अंदर कोई रीमा है, आपके अंदर या फिर मोहम्मद राना है, आपके अंदर फहद मुस्तफ़ा है, या कोई भी एक्टर का टैलेंट मौजूद है या अपना एक्ट करते हैं आप, उसकी भी वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। स्केचिंग का, बहुत अच्छी पेंटिंग्स करते हैं जनाब, अगर आप ये भी टैलेंट हमारे अंदर दिन ब दिन हमारे माशरे के अंदर बढ़ता चला जा रहा है तो वो उसकी वीडियो बना के भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। या इसके अलावा आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस के हवाले से मैं लाजमी तौर पे बताना चाहूँगा कि बर्थडे सेलिब्रेशंस अगर आप करते हैं, अपनी सेलिब्रेशन की 30 सेकंड की वीडियो बनाएं और बना के हमें व्हाट्सएप कर दें उस नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। जनाब आज हमें राना इस्माइल हैं जिन्होंने अपने टैलेंट की वीडियो सेंड की है। क्या है उनका टैलेंट, आइए आपको दिखाते हैं। राना इस्माइल की वीडियो, और ऑफ कोर्स आई थिंक मैं तो सीटी बजा भी नहीं सकती हूँ, तो अगर वो उसके साथ इतने ट्रिक्स खेल सकते हैं, इतने डिफरेंट तरह से उसको मेलोडीज में चेंज कर सकते हैं, रिदम में चेंज कर सकते हैं, तो बेशक ये बहुत ही अच्छा टैलेंट है। और पाकिस्तान में तो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, तो लाजमी तौर पर ज़रूरी है कि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और फैसलाबाद के अंदर स्पेशली, आप लोगों ने तो लाजमी तौर पर हमें वीडियोस भेजनी है ताकि हम अपना टैलेंट जो है दुनिया को दिखा सकें। से कहते हैं लड़की भी पट जाती है वैसे तो। हाँ, लेकिन वो मैं एडवाइस किसी को दूंगी नहीं। अगर आपको मतलब अगर आपको कोई पसंद है तो जी अपनी अम्मी अब्बू के पास उसको लेकर जाए और जाके बाकायदा तौर पे सही तरह से चीज़ों को करें। इसी के साथ चलें जी आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से एक और बहुत ही अच्छी खबर है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पिछले कुछ वक्त में इतनी स्ट्रांग नहीं रही थी, उस इमेज को हम लोग दोबारा बिल्ड कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है और लाजमी तौर पर करते रहें। और इस तरह की चीज़ें जब हम पढ़ते हैं या सुनाते हैं आप लोगों को तो हमें बहुत फख्र महसूस होता है। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि आज हम ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो के अंदर, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे डिफरेंट इश्यूज को लेकर जो कि फैसलाबादियों को और फैसलाबाद के अंदर लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, और कोशिश करेंगे कि चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लेकर चलें और कुछ इस तरह का डिस्कशन हो जिससे एक्चुअली में कोई इम्पैक्ट आए और जो फैसलाबादियों की जिंदगी है वो बेहतर हो सके। हनान में चाहूंगे कि अगर आप हमारे गेस्ट बिल्कुल हमारे साथ आज घंटाघर गोल बाजार से मौजूद होंगे कुछ गेस्ट। हमारे साथ शेख सरफराज मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं गोल चनेौट बाजार के, तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और उनके साथ चांद मलक जो कि वाइस चेयरमैन हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। तो आज घंटाघर के आमतौर पे जो मसाइल, खास तौर पे पार्किंग के मसाइल हैं या फिर इसके साथ साथ ट्रैफिक वार्डन्स के इंक्रोचमेंट समेत दीगर मसाइल जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहले शेख सरफराज की तरफ चलते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शेख साहब, अक्सर घंटाघर गोल में जब भी आप दाखिल हों तो यूँ महसूस होता है कि बाइक्स तो चलें लगी हैं, गाड़ियाँ भी लगी हैं, लोडर रक्षों ने बड़ा काम खराब किया हुआ। आपकी तरफ से इनिशिएटिव भी लिया गया था कि वहां पे संगली लगा दी जाएगी और एक वक्त मुकर्रर किया जाएगा जिस वक्त पे वो लोडर रिक्शा माल लोडिंग और अनलोडिंग के लिए दाखिल होंगे, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह से आम शहरी को और ग्राहक जो वहां पे खरीदारी की गर्ज से जाते हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना रहता है। क्या कहेंगे? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनान भाई, मसाइल ये छोटे छोटे थे फैसलाबाद में, जब वो हल नहीं हुए तो बड़े हो गए। अभी गाहक किधर से आएगा? पार्किंग का इतना मसाइल है। जो भी MNA MP आते हैं, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, तो उन्होंने पार्किंग प्लाजे तो तामीर का कोई नामो निशान नहीं है। वादे कर लेते हैं, वादों की तक बस महदूद रहता है ये काम। और जो हमारे दुकानदार भाई हैं, इनके पास जितने मुलाजिम हैं उनकी भी मोटरसाइकिल बाइक है और उनकी अपनी भी बाइक है। वो जब रोडों पे लग जाती हैं, अपनी कारें लगा लेते हैं तो बाजार ब्लॉक हो जाता है। सिर्फ ये 8 बाज़ारों के मसाइल हैं और अदारे भी इनको हल करवाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो हल करवाएंगे, क्रोचमेंट का मसला बहुत बड़ा है।
किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, इंडिया को देख लें आप, टीएमए मेट्रोपॉलिटन के बगैर कोई माचिस की डब्बी बाहर नहीं रख सकते। अगर तजावजात हैं तो ये सीओ साहब की मेहरबानी से है। एक दिन में आते हैं, साल में, महीने में चक्कर लगा लिया, जो भी सामान उठाया 200 500 जुर्माना किया, वो सामान वापस दे देते हैं। वो जुर्माने की मद में दोबारा फिर उसी जगह पे लग जाता है। अगर वो सामान वापस ना दिया जाए, जो क्रोचमेंट है दुकानदार जो लगा रहा है उसके ऊपर एफआईआर दी जाए, दुकान सील की जाए, अक्रोचमेंट नहीं लगेगी। ये सारी अदारों के बगैर नहीं हो सकता। अभी हम जनरल सेक्रेटरी हैं या सदर है, वो क्या करेंगे? उनके पास पावर नहीं है गवर्नमेंट की। अगर ताकत हो, पावर हो, हमारे साथ अदारे साथ दें तो ये काम हम करवा सकते हैं। अगर हम बेसिकल करवाते हैं तो जो अदारे हैं उनके जो ऑफिसर हैं वो दुकानदारों को जाकर बताते हैं हमें फलां सेक्रेटरी ने, फलां सदर ने भेजा है, वो कंप्लेन करता, हम इसलिए गए, हमें क्या ज़रूरत है आने की। इसका मतलब ये है कि वो क्रोचमेंट खुद करवा रहे हैं। और 20-25 तारीख को उनका बंदा आता है हर बाज़ार में, मंथली लेके चला जाता है, काम के लिए नहीं आते। और जो ट्रैफिक वालों का मसला है, हमारे पास जब भी हम किसी डीएसपी साहब के पास जाएं या सीटीओ साहब से मीटिंग करें, सिर्फ एक ही मसला होता है उनके पास, हमारे पास नफरी कम। और 8 बाज़ार हैं, सिर्फ यही हल नहीं हो रहे। जो कमेटी वाले हैं, टीएमए वाले, वो कार्रवाई करते हैं। जो छोटे छोटे बाज़ार लगते हैं ना, जैसे जज वाला हो गया, कुकियाला हो गया, जो बिल्कुल जंगल टाइप हैं, उधर जो बाज़ार लगे छोटे छोटे जो ज़मीन पर लगा के बैठे, उनको उठाते हैं बस। कारपोरेशन का गोल के अंदर क्या किरदार है, कितना चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं? सर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो आपने कहा कि पैसे ले रहे हैं, उसमें कितनी सदाकत है, कुछ सबूत है? 100% सदाकत है। उसकी रीज़न ये है ना, अभी मेरी दुकान है, मैं भी एक ताजर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मेरी इजाज़त के बगैर मैं किसी को मोटरसाइकिल लगाने नहीं देता। अगर माल लगेगा, क्रोचमेंट बनेगी, वो मेरी वजह से बनेगी ना। अगर मेरे ऊपर एलिगेशन आएगा, मेरे ऊपर एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी, मैं नहीं लगाने दूंगा। कितनी एफआईआर हुई हैं आज तक? कोई भी नहीं हुई। उसकी क्या वजह है? उसकी रीज़न है वो उनका खाना पीना बंद हो जाएगा। जो उनके बंदे हैं ना, अगर 20 बंदे हैं या 25 बंदे हैं, अगर उन किसी ऑफिसर से मैं बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, वो कह रहे हैं हमारे पास 2 ट्रक है, भाई पूरा फैसलाबाद हम किधर जाएं? मसला ये है, हर बंदे को एक प्रॉब्लम मिली हुई है, भाई हमारे पास नफरी कम है, सामान नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास बंदे नहीं है, हम बंदे मरवा दें, लड़ाई कराएं, झगड़ा करें। मकसद ये है, अगर अदारे ये काम नहीं ना कर सकते, फिर हम तो कुछ भी नहीं। तो घंटाघर बाजारों की कहीं ये कहानी तो नहीं है एक तरह से कि एक तो इतनी इम्पोर्टेंट, अगर देखा जाए लैंडमार्क जगह है फैसलाबाद की, और इतने अगर सेंचुरी से हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट रहा है, फैसलाबाद की पहचान है। लेकिन अब जिस तरह से और फैसलाबाद बड़ा होता जा रहा है, डिफरेंट और एरियाज हैं जो कि पॉपुलर हो गए हैं, दुकानें वहाँ पे भी बनना शुरू हो गई हैं, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, तो कहीं इस तरह से तो नहीं है कि ये एरिया इग्नोर सा हो गया है, भुला सा दिया है इस पूरी जगह को, कोई देखना ही नहीं चाहता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि और जगहों पे अगर आप देखें तो चाहे वो पार्किंग फैसिलिटीज़ हों, चाहे और चीज़ों की भी हो, चाहे जिस तरह से आपने फंड्स के हवाले से बात की, वहाँ पर काम किया जा रहा है, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी और जगह पे फैसलाबाद के अंदर, किसी और बाजार के अंदर, बहुत सारे ऐसे बाजार है, आप वहाँ जाके अगर गाड़ी पार्क करें तो वो गाड़ी आपकी उठा के ले जाते हैं, लेकिन घंटाघर में वही चीज़ नहीं की जाती। जितनी मर्जी ट्रैफिक हो, जितने मर्जी पार्किंग के इशूज़ हों, कई दफ़ा लोग आपकी गाड़ी को मार के चले जाते हैं। अब एक आम आदमी का सोचे, कई दफ़ा चोरियाँ हो जाती हैं, मोटर बाइक अगर लगी हुई हो वहाँ से उठा के ले जाते हैं, गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं। तो इस इलाके को एक तरह से इस तरह से लगता है कि भुला दिया गया है, इस पर ध्यान ही नहीं है। जो एमएनए हमारे अभी जो शहर के एमएनए साहब हैं, फरक हबीब साहब, वो पब्लिक ने उन्हें वोट दिया है, पब्लिक ऊपर लेकर आई है, पब्लिक का वो फ़ोन सुनना गवारा नहीं करते। हम खुर्रम शहजाद साहब एमएनए हैं, हम उनको कोई काम बोलेंगे 8 बाज़ारों का, वो सीधा बोलेंगे भाई ये मेरा हल्का नहीं है। फरक हबीब साहब वज़ीर आज़म के पास होते हैं, उनका जो दफ्तर में अभी जो 8 बाज़ार है ना, असल मसाइल इधर ही है, इनको हल ये करवाना नहीं चाहते। ये सियासत खत्म हो जाएगी इनकी, ये लवारस समझा जा रहा है। हाँ, ये लवारस है, सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है 8 बाज़ारों में। और जितना वैल्यूएशन जो भी इधर से फंड इकट्ठा होता है ना, गवर्नमेंट को टैक्स दिया जा रहा है, ताजर सिर्फ 8 बाज़ारों में ही है। 20,000 के करीब दुकान है कपड़े की सिर्फ 8 बाज़ारों में। और क्या सलूक किया जाता है, ताजर टैक्स भी देता है हर चीज़ की मद में, बिजली में, खाने पीने में, कपड़े में, लेने में, देने में, हर चीज़ में टैक्स दे रहा है। और कारोबार की पोजीशन भी वो नहीं है, तो कोई गवर्नमेंट उसको रिलीफ देती ही नहीं है। पार्किंग प्लाजे बने, जो गेट लगे थे वो भी टूट फूट का शिकार आ गए। वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी इनकी। अगर गेट लगाए थे 2-2, हर थाना, जितने भी हमारे थाने हैं मुतलका, वो उनको
SHO साहब को बोलते भाई बिल्कुल, 2013 और में। अगर हम इन्हीं मसाइल के हवाले से देखें तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक तरह से ऐसे ही लगता है कि हम भूल गए हैं जो एक लैंडमार्क है फैसलाबाद का, और फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करता है, लोग फैसलाबाद को जानते हैं इस लैंडमार्क की वजह से, लेकिन लगता है जैसे भूल सा गया है। और भी बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमें मलक शहजाद है जिन्होंने ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, सदर हैं, उनका तारुफ मैंने आपको करवाया, लेकिन इसके साथ साथ वेलकम तो करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। मसाइल के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि गोल के कौन से मसाइल हैं। चांद साहब से भी गुफ्तगू किया और इसके साथ साथ शेख साहब के साथ भी गुफ्तगू किया। आपसे मैं खास तौर पर यह पूछना चाहता हूँ, शेख साहब की तरफ से बताया जा रहा था कि कारपोरेशन अपना उस तरह से काम सर अंजाम नहीं देती जैसे कि उनको देना चाहिए। अगर वैसा चल रहा हो तो इंक्रोचमेंट के मामला जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो। लेकिन पिछले दिनों इसी सिटी की जानिब से बड़ी कार्रवाइयाँ की गई और गोल ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ पूरे 8 बाज़ारों का सफाया किया गया। लेकिन यहाँ पे देखा ये जाता है कि सफाया तो कर दिया जाता है, ठोस इंक्रोचमेंट भी हटा दी जाती है, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट भी हटा दी जाती है, एक बार बाजार पूरा साफ हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ही अगले दिन थोड़ा सा बाहर निकाला जाता है बाजार के अंदर चीज़ों को, फिर उसके बाद उससे अगले दिन थोड़ा सा और निकाला जाता है। 8-10 दिन जरा वैसे ही बिना कोई चीज़ रख के वहाँ पे इंक्रोचमेंट की जाती है। जब देखा जाता है कि इसी या इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए कोई नहीं आ रहा तो फिर वहाँ पे फट्टे रख दिए जाते हैं, फट्टे के बाद शेल्टर बना दिया जाता है, शेल्टर के बाद टीन के बॉक्सेस लगा के फिर पूरा दुकान बना दी जाती है और फिर 2-2 करोड़ की वो दुकान भी बिकती है। क्या चक्कर है ये? असल में ये जो ना प्रॉब्लम जो है ये आज का नहीं है, तकरीबन ये पाकिस्तान बनने के बाद से ये सिस्टम चल रहा है। और ये सारा मामला जो है ये महकमों का है जिसमें कॉरपोरेशन सबसे आगे है। कॉरपोरेशन ही ये मामला लगवाती है। उनके जो बंदे हैं बाजार में आते हैं, वो रूटीन में चेकिंग करते हैं और उनकी वो दिहाड़ी सिस्टम शुरू हो जाता है। वो कहते हैं पहले ये फुट करो, फिर इसको 2 फुट करो, फिर इसको 5 फुट करो। जितने फुट बढ़ते जाएंगे वैसे ही उनकी मंथली बढ़ती जाएगी। उनका बंदा आता है महीने के एंड पे, वो पैसे लेते हैं। वो पैसा सारा जो है वो 12 दफ़ा हम चीफ के पास भी गए हैं, कॉरपोरेशन के अंदर एसी साहब के पास भी मीटिंग्स होती रही हैं, मगर वो मीटिंग्स का फ़ायदा को नहीं। एसी साहब क्या करें, उनका तो काम है जो ऊपर से आर्डर आते हैं ये इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दें, वो ख़त्म करते हैं। कुछ दिनों के बाद वही इंक्रोचमेंट फिर दोबारा लग जाती है। कभी वो अदालत का सहारा ले लेते हैं, कभी वो अफसरान के पुष्टपनाही पे चले जाते हैं, कभी उनके अपने तल्लुकात इस्तेमाल करके पैसे दे के सारा कुछ करते हैं, मगर इसका हल सॉलिड हल आज तक नहीं निकला। हम तो चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट ख़त्म हो। और जो सबसे बड़ा माफिया इस वक्त है वो पार्किंग का। पार्किंग का एक माफिया है, ये बहुत बड़ा सेटअप है। सड़क तो है लोगों के इस्तेमाल के लिए, गाड़ियों की ट्रैवलिंग के लिए, मगर इन लोगों ने वहां पे पार्किंग को दे के 6-6 लाइनें मोटरसाइकिलों की लगी हुई हैं। पार्किंग इस वक्त किसके पास है गोल बाजार? पार्किंग गोल बाजार की तो किसी के पास नहीं है, लेकिन पैसे तो चार्ज किए जाते हैं। पैसे जो हमारे गोल के अंदर हैं वो पैसे चार्ज नहीं किए जाते। मगर वहां पे कुछ दुकानदार ऐसे हैं कोई जिनको हम कहते हैं कि यार कम से कम सड़क तो छोड़ दें। अगर सड़क छोड़ेंगे गाहक देखेगा कि इधर भी दुकानें हैं, जब आप पैसे की सेल करेंगे फिर आपको वो चीज अच्छी लगेगी। यूनियन के पास है फिलहाल पार्किंग? यूनियन के पास पार्किंग नहीं है। यूनियन के पास सिर्फ मार्केट को ठीक करने का या उनके मसाइल खत्म करने का ये एक सेटअप है। तो लेकिन पार्किंग को आज अगर देखें, अगर हमारे मुल्क के हिसाब से देखें या इवन फैसलाबाद के जो लोग हैं जो कि चीज़ें शायद बेहतर कर सकते हैं, लेकिन क्या सब दुकानदार जो वहाँ पे हैं, जो ताजर बिरादरी है जो कि 8 बाजारों के अंदर है, क्या वो मिलजुल कर कोई चीज़ नहीं करना चाहते? क्या वो मिलजुल कर, अगर आप देखें अगर 2000 दुकानों की भी अगर हम बात करते हैं जिनमें से हो सकता है कि कुछ ना हिस्सा लेना चाहें, अगर वो मिलके थोड़े थोड़े पैसे भी डालते हैं तो क्या चीज़ों को बेहतर नहीं किया जा सकता? क्योंकि पार्किंग का एक ऐसा इशू है जो कि पिछले 20 साल से तो मैंने खुद देखा है, उससे पहले भी एग्जिस्ट करता होगा जी। तो इतने अरसे से ये मसला चला आ रहा है और लोग चाहते भी है बेहतर हो। सबसे ज्यादा ताजर लोग जो जिनकी वहां पे दुकानें हैं वही चाहेंगे कि चीजें बेहतर हों। तो खुद एफर्ट नहीं करना चाहिए? खुद एफर्ट कोई दुकानदार नहीं करता। जैसे कोई भी मसला है ना, हम किसी को कहते हैं ना भाई कि ये आपकी दुकान के आगे किसी की 5 मोटरसाइकिलें लगी हैं, वो कहता है मेरा तल्लक है, आपको क्या। कोई मसला बन जाता है, जब ट्रैफिक वाले आते हैं, हमने पूरी कोशिश की है कि ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटी लगे और जो सड़क पे मोटरसाइकिल हमने लाइनें लगवाई हैं
हमारी कबीना का, मेरा सरफराज साहब का, ये चांद साहब का, हमारे जो दोस्त हैं जितने भी हमारी कबीना के, बड़ी एफर्ट है कि हम बाजार में उन लोगों के मसाइल हल करते हैं, मगर उसका बेनिफिट नहीं हमें मिलता। बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि बाजार सीधा हो, बाजार अच्छा होगा, इंक्रोचमेंट नहीं होगी, दुकानों की वैल्यू भी बढ़ेगी, मगर कुछ लोग ही नहीं चाहते कि हमारी दुकानों की वैल्यू बढ़े। हाँ, ये तो फिर ताजरों को मामलात जो है आपस में मिलकर हल करने चाहिए। चांद मलिक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। लोडर रिक्शा के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी जनाब बनाई है गोल की तरफ से, क्योंकि होलसेल की बहुत सारी दुकानें वहां पे मौजूद हैं, ये मसला भी उनका काफी देर से चला आ रहा है जो कि हल नहीं हो रहा। बात असल में ये है कि लोडर रिक्शा भी बाजार में ज़रूरी है, लेकिन बाजार में इतनी दुकानें नहीं है जितने लोडर रिक्शे हैं। अगर किसी का कोई कारोबार नहीं चलता, उसके जो रिलेटिव हैं वो कहते हैं यार रिक्शा बना लो, बाजार में डाल दो, वो भी एक प्रॉब्लम है। और इंक्रोचमेंट की भी प्रॉब्लम है, पार्किंग की भी प्रॉब्लम है। अल्लाह ना करे बाजार में किसी दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए, ठीक है जी, रेस्क्यू वाले कैसे आएंगे? बाजार में तो गुजरने की जगह नहीं। उसके अलावा कोई हेल्थ इमरजेंसी भी हो, अगर किसी को कोई मरीज हो, कई बार ऐसा हुआ है कि आउट स्टेशन से लोग आए हैं, हेल्थ इमरजेंसी हो गई है, अटैक आ गया, कुछ ऐसा मसला बन गया, रेस्क्यू वाले आए, वो टाइम पे पहुंच गए, लेकिन आगे स्पेस नहीं है तो जाने के लिए। अगर जैसे कि लोडर रिक्शा के हवाले से बात की जा रही थी, ये डिफरेंट चीजें जिनको इस्तेमाल किया जाता है, कई दफा वो ट्रक्स भी होते हैं जो कि वहां पे देखने को मिलते हैं, क्या उनको बाहर पार्क नहीं किया जा सकता? कई बाजारों में ये चीज मैंने देखी भी है कि बाहर उनको लॉक कर दिया जाता है, उनके सामने कोई किसी ना किसी चीज की ब्लॉकेज रख दी जाती है जिसकी वजह से अंदर एंटर नहीं हुआ जा सकता, लेकिन फिर भी और डिफरेंट रास्तों के थ्रू कहीं ना कहीं से लोग एंटर हो ही जाते हैं। तो क्या अगर सारी जगहों से इसको बंद करने की कोशिश की जाए, आपने देखा ही होगा बाहर के मुल्कों में या अगर दूसरे शहरों में हम देख लें जो बड़े बाजार हैं, उनके रास्ते इस तरह से बंद किए जाते हैं कि कोई एंटर नहीं हो सकता, सिवाय पैदल के कोई भी व्हीकल एंटर नहीं हो सकता, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो गाड़ियां हो। क्या कोई इस तरह की चीज नहीं की जा सकती? देखिए, अगर हम ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट कर लेते हैं कि रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, चेन लगा देते हैं, जैसे गेट लगे थे गेट बंद कर देते हैं, लेकिन हम लोगों की जनरली आदत ये है कि एक बंदा बाइक पे शॉपिंग कर रहा है, वो बाइक से उतरेगा नहीं, वो आपको कहेगा यार मुझे ये चीज दे दें बाइक पे। कोई भी नई चीज होती है उसको देख के पहली दफा अजीब तो लगता है, और बिल्कुल क्योंकि आर्ट बाजारों में ये पहले नहीं किया गया तो लोगों को अजीब तो लगेगा, लेकिन एक लॉ जब बन जाता है, एक चीज जब कह दी जाती है कि ऐसे ही होगी और अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपको पिनलाइज किया जाएगा, आपको फाइन किया जाएगा, या कोई ना कोई इशू होगा, तो लोग डर तो जाते हैं। डर तो जाते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आर्ट बाजार है, आर्ट बाजारों में हजारों तरह के लोग हैं, हर बंदे का अपना माइंड सेट है, वो कहेगा कि यार हम ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, और लोगों को भी ओवरऑल प्रॉब्लम होगी। जो पार्किंग प्लाजे हैं, अगर हम ये बात करते हैं, कुछ दुकानदार भाई हमारे कहते हैं यार हम चिनोट बाजार के बाहर पार्किंग लगाएंगे, तो यार बाजारों के अंदर गवर्नमेंट की ऐसी डेड प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं जहां पे पार्किंग हो सकती है, पार्किंग प्लाजे बन सकते हैं। जैसे कि सपोज आप मिंटगुमरी बाजार में देख लें, वहां पे मुस्लिम लीग का एक पुराना दफ्तर है, डेड है, खस्ता हाल है, किसी वक्त भी गिर सकता है, उसको रिस्टोर तो किया नहीं जा सकता क्योंकि उसके पल्ले कुछ नहीं है, तो आप उसको गिरा के वहां पे पार्किंग दे दें। उसके पीछे एक स्कूल है, स्कूल तो तब था जब यहाँ पे आबादी थी, अब आबादी नहीं है, उसमें ना होने के बराबर तादाद है, वो आप कहीं और शिफ्ट कर दें, उसको पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर लें। चिनोट बाजार के बाहर जो पुराना मेयर हाउस है वो पार्किंग के लिए तमीर हो रहा है, लेकिन बहुत अरसा हो गया है, छोटे से बड़े हो गए। जैल घर की भी तो जगह मौजूद है वहां पे कचहरी बाजार में, जैल घर की जगह है, वहां पे पार्किंग लगती है, लेकिन वैसे पहाड़ सा बना हुआ है तो उसके ऊपर पार्किंग लगती है, लेकिन कोई प्रॉपर वे के साथ पार्किंग। बिल्डिंग अगर बनाई जाए, फ्लोर बने, हर बंदे को समझें कि उसके डोर स्टेप पे पार्किंग मिल रही है। हम अपनी गाड़ी बाइक पार्किंग पे लगाएं, जो कस्टमर बाहर से आता है वो अपनी गाड़ी हमारी दुकान के आगे लगाए, शॉपिंग करे और अपने घर जाए, इससे हमारी सेल भी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी, और ज्यादा लोग भी आएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं कचहरी बाजार या डिफरेंट बाजारों के अंदर जो आर्ट बाजार है, लेकिन इस वजह से नहीं जा पाते हैं कि हम गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे। और स्पेशली खवातीन जो हैं, जो अगर ड्राइव करके जिन्होंने जाना होता है, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम गाड़ी कहाँ पे खड़ी करेंगे। जैसे आप कह रहे थे कि सराउंडिंग में भी शॉपिंग मॉल बनने शुरू हो गए हैं बाजार के, और सराउंडिंग में जो शॉपिंग मॉल हैं वो कामयाब भी हैं, उसकी रीजन ये है कामयाबी की कि वहां पे प्रॉपर पार्किंग है, जो भी कस्टमर आता है उसको रिस्पेक्ट मिलती है। अब एक बंदा देखें जी, वो शॉपिंग करने आ गया, 1 लाख 2 लाख की वो शॉपिंग करेगा, बाइक लगाएगा या गाड़ी लगाएगा, दुकानदार उसे कहेगा यार यहाँ से गाड़ी हटाओ, यार वो शॉपिंग करने आया है, आपके लिए काबिल एहतराम है, आप उसको इज्जत दें, फिर वो शॉपिंग करेगा। अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो फिर वो मुतबादल जगह ढूंढेगा कि जहाँ पे वो प्रॉपर पार्किंग करेगा
अंदर जाकर आराम से शॉपिंग करेगा, अपने घर चला इसके जाएगा। अलावा एक चीज जो मैंने 8 बाजारों में नोट किया है, वो जो रास्ते बने हुए हैं दुकानों के दरमियान। एक दफा आप अंदर चले जाते हैं बाजार के, तो उसके बाद जो रास्ते हैं वो टूटे हुए हैं हर जी। जगह से। यानी कि कई दफा आप चल रहे होते हो, आपके साथ कोई ना कोई, अगर आपके साथ है, बच्चे आपके साथ हैं, तो या आपकी जूती कुछ इस तरह की है, तो पाँव मुड़ने का बड़ा खदशा रहता है आपका। आप फिसल के गिर सकते हो, क्योंकि खड्डे बने हुए हैं बहुत बुरी तरीके के, जो कि आपको हर कदम पे नजर आते हैं। ऐसे छोटे छोटे हादसा होते रहते हैं, वो सिर्फ प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, कुछ दुकानदार हजरात नहीं करते, कुछ गवर्नमेंट नहीं करती। जैसा कि आप लोग पहले कह रहे थे कि अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन करें, कुछ हेल्प करें, अपने बेस पे कर लें, हम कर सकते हैं, माली इमदाद भी कर सकते हैं, टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन आगे कोई ऐसा प्रॉपर ईमानदार बंदा हो जो बाजार से चंदा इकट्ठा करे, 8 बाजारों से। यार गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, कोई बात नहीं, हम खुद कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं। इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या ये नहीं है कि पार्किंग यूनियंस को दे दी जाए, लेकिन पार्किंग की मद में लाखों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ जा रहा है किसी को कोई इल्म नहीं है। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद फातिमा। बिल्कुल हरान, तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में आप लोगों को एक दफा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, जिनसे बात कर रहे हैं फैसलाबाद के 8 बाजारों के हवाले से। घंटा घर की बात करें तो फैसलाबाद के लिए एक अमेजिंग जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है, जो कि सेंचुरी से फैसलाबाद में रही है। जब फैसलाबाद नहीं बल्कि लायलपुर हुआ करता था, उस जमाने से फैसलाबाद में घंटा घर मशहूर हुआ करता था। लेकिन अब हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि वहां पे ना तो पार्किंग की जगह है, ना तो वहां पे सफाई है, ना तो वहां पे किसी भी तरह की प्लांटेशन है। और किसी भी शख्स के लिए वहां पे जाना, एक इतनी अच्छी जगह पे जाना जो एक वक्त में इतनी मशहूर हुआ करती थी, उस जगह पे जाना सर दर्द बन गया है। जो औरतें वहां पे शॉपिंग करने जाती हैं, उनको हजारों मसलों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे कस्टमर्स वहां पर जाना ही बंद हो गए, जिसकी वजह से ताजर भी इफेक्ट होते हैं, बिजनेस भी इफेक्ट होता है। इसी वाले से बातचीत कर रहे हैं, मजीद भी गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। हमारे साथ मलिक शहजाद मौजूद है। मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आप प्लांटेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, अगर 8 बाजारों में प्लांटेशन करने की कोशिश की जाए, अगर जरा दरख्त लगाए जाएं, किसी किस्म के पौधे, इवन जो 2 सड़कों के दरमियान में, अगर बाजारों के अंदर नहीं इस तरह से करने चाहते, जो 2 सड़कों के दरमियान में इतनी सी जगह होती है, उसके ऊपर भी तो दरख्त लगाए जा सकते हैं कि कुछ तरह की बेहतरी तो वहां पे ला सके। इतना पोल्यूशन भी वहां पे होता है, क्योंकि पूरा दिन हजारों वहां से रिक्शे, मोटरसाइकिल और गाड़ियां गुजरती हैं। अगर प्लांटेशन होगी, दुकानदारों के लिए भी अच्छा होगा, गर्मी इतनी ज्यादा होगी, मौसम भी कुछ हद तक बेहतर होगा। इस सवाल से क्या कहेंगे आप? जी, हम तो चाहते हैं कि 8 बाजारों के अंदर ना, जो जगह मखसूस जगह तो नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह है, अगर उसके अंदर 2 दुकानों के सेंटर में जहाँ पे इसका पोल आ जाता है PTCL का, उसके साथ इसको अगर हम लगाएं प्लांट, इसमें सबसे जो बेहतर होगा, एक तो गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी, और दूसरा बाजार खूबसूरत हो जाएंगे, तीसरा जो लोग पैदल चलते हैं आते हैं बाजारों में, उनके लिए भी खूबसूरत लुक होगा, खूबसूरती बढ़ेगी, शहर की खूबसूरती होगी, खूबसूरती के साथ दुकानों की वैल्यूएशन, कस्टमर्स भी मतलब तो ऑलरेडी माशाल्लाह होंगे ना। फिर जिसने 10,000 की शॉपिंग नहीं हो सकती, वो 20,000 की कर ले, और बाजार खूबसूरत हो जाएंगे, जो सबसे बड़ी चीज है। लेकिन इसके साथ साथ अगर खासतौर पर बात की जाए, आपसे ब्रेक में भी बात हो रही थी, चोरियां बड़ी बढ़ जाती हैं, सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं है वहां। सिक्योरिटी की बाकी बाजारों में सिक्योरिटी का हम तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे बाजार में सिक्योरिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हमारे बाजार में वाहद जो हमारा बाजार है, वो खुद हायर की हुई, खुद हायर की है। सुबह के टाइम भी एक गार्ड होता है, रात के टाइम 2 बंदे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुकानदार हमसे बड़े मुतमिन है कि हमारा जो सेटअप यही है कि हम चाहते हैं दुकानदारों को सिक्योरिटी देना, और अगर बाकी बाजार वाले भी हमारे साथ तावन करें तो हम उनके साथ तावन करने को तैयार हैं। जैसे हमारे बाजार में सिक्योरिटी, वैसे वे अपनी सिक्योरिटी खुद रखें और अच्छे बंदे हायर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम आए हैं, 1.25 साल 1.5 साल होने लगा, अल्लाह का शुक्र है आज तक हमारे बाजार में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसके अंदर हमें दुकानदारों के आगे शर्मिंदा होना हो। और इसके साथ साथ अगर खासतौर पर बात करें वो तारों की, जो कि वबाले जान बनी हुई हैं 8 बाजारों के लिए, इस हवाले से मैं शेख साहब से पूछना चाहूंगा। शेख साहब, आपका गोल का बाजार हो, मिंटगुमरी बाजार हो, कारखाना बाजार हो, जंग बाजार हो, चनियोड बाजार हो, अमीपुर बाजार हो, कचहरी बाजार हो, गलियों में एंटर हो जाएं तो यूं महसूस होता है धूप तो कभी उन गलियों में पड़ी ही नहीं ना। उसकी वजह यह है कि छत एक बनाई गई है वहां पे तारों की छत है,
और इस कदर कॉम्प्लिकेटेड वे में वो तमाम तारें जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कि बाजुकात वहाँ पे आग भी लगी है, जानी माली हादसा भी पेश आए हैं, इसके बावजूद वहाँ उन तारों का हल नहीं किया जाता। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर फिर वही बात है कि वापटा वाले फेस्को वाले करेंगे, मगर वो भी एक लाइट चली जाए ना तो 10 कंप्लेनें देनी पड़ेंगी, 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर एक लाइनमैन आएगा वो तार लगाने के लिए। अभी दुकानदार या हम खुद तो तारें नहीं कटिंग कर सकते या उनका ख़त्म कर सकते, ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे आते हैं उनके हैं, मगर वो आपका कभी उनसे राब्ता हुआ है या उनसे बातचीत हुई है इन मसलों के हवाले से? कभी आपने उन तक पहुंचाया है कि ये मसाइल हैं जो हमें फेस करने पड़े हैं, ताजिर बिरादरी को, दुकानदारों को वहाँ पे फेस करने पड़े, कस्टमर्स जो आते हैं उनको फेस करने पड़े? क्या कभी आपकी कोई बातचीत हुई है इस हवाले से? बात हुई है, मैंने खुरम शराज साहब बेसिकल तलक भी है, दोस्त भी है हमारा, उनसे भी बातें होती रहती हैं सिलसिले में, मगर वो खुद मसरूफ़ हैं, वो इस इलाके में वो कह रहे हैं ये मेरा एरिया नहीं है। आठ बाजार जो फ़र्क हबीब साहब है वो दफ्तर में कभी मिले ही नहीं है। अच्छा। और जो फ़ोन है उनका नंबर है मेरे पास, कुछ 100 कॉल की होगी उठाते नहीं। तो फिर आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है इन सारे मसाइल के लिए? अगर कोई एक कह रहे हैं कि जी मेरा तो इलाका ही नहीं है, दूसरे फ़ोन नहीं उठा रहे, तो आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। वज़ीर आज़म साहब इनको हायर करें कि भाई आप लोगों ने बोल ली है इन लोगों से, आप इनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, इनके मसाइल भी हल करें। मगर आठों बाजार तो ऐसे हैं जैसे लवारस हैं, सारे मसाइल पहले छोटे छोटे थे, आबादी कम थी, अभी वो मसाइल बड़े हो गए क्योंकि हल नहीं हुए और फोकस नहीं है। एक एसी साहब हमारे अच्छे हैं, वो जब चक्कर लगाते हैं बाजार 10 मिनट के लिए ठीक हो गया, 10 मिनट बाद फिर वही सूरत हाल होगी, क्योंकि फोकस नहीं है, टीम वर्क नहीं है। एक बंदा है, एक वार्डन वाला खड़ा किया एक बाजार में, उसको बोल देते वायलेशन नहीं होनी चाहिए, वो मसरूफ़ है फ़ोन पे या वो चला गया, फिर वही हाल है। अगर उसी के खड़े या उसकी ड्यूटी के दौरान वायलेशन हो, मेरा ख्याल उसको मुअत्तल कर देना चाहिए। बिल्कुल सख्ती जब तक अदारे कॉपरेट, अभी हम सदर शक्ति है, हम किसी के साथ दुकानदार है, हमारा इनके साथ झगड़ा हो जाता है तो अदारे कहते हैं भाई आपका अपना मामला है, क्यों झगड़ा, यानी कि कोई जिम्मेदारी लेते नहीं है। अगर सदर शक्ति है ना, अभी हम एक प्राइवेट है, हमारे पास सरकारी अथॉरिटी नहीं है, कोई हमारे पास ताकत नहीं है, अगर ताकत हो तो हम सारे मसाइल खुद हल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मसाइल तो हमने डिस्कस किए जो हमारी नज़र में थे, लेकिन क्या कोई ऐसे मसाइल भी हैं जो इनके अलावा इन 8 बाज़ारों को इफेक्ट कर रहे हैं या डेली बेसिस पे आपको देखने पड़ते हैं? क्योंकि चाहे हम चीज़ों को बेहतर खुद से ना कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हो, जब आप किसी चीज़ को डिस्कस करते हो, तो आप उसे मंजर आम पे ले आते हो, लोग सोचते हैं उस बारे में। हो सकता है कि जो हम ये बातचीत कर रहे हैं उससे कोई देखने वाला, कोई ऑडियंस, शायद और दुकानदार जो देखते हैं, उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है जो कि वैसे ना आए। इस हवाले से कोई और मसाइल जो कि 8 बाज़ारों में अभी एग्जिस्ट करते हैं? फिलहाल तो यही बड़े ख़तरनाक मसाइल बने हुए हैं, जब तक ये नहीं, छोटे छोटे मसाइल हर बंदा बर्दाश्त कर लेता है। अब लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है? क्या अभी भी दुकानदारों को उसकी वजह से परेशानी पेश आ रही है या अब चीज़ें कुछ बेहतर हैं? असल मसला ये है, जो लॉकडाउन हुआ था ना, अभी तक उसका असर ख़त्म नहीं हुआ। जब सैलाब आता है ना, उस वक्त पता नहीं होता कितना नुकसान हुआ, जब वो गुजर जाता है ना फिर पता चलता है कितना नुकसान क्या हो गया। लेकिन आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा रही है कि इससे मजीद हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक खत्म हो गया है। तो चांद मलक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। क्या कहेंगे चांद, इंक्रोचमेंट के हवाले से यूँ नहीं होना चाहिए कि आप एक CCTV कैमरा नस्ब कर दें, जिस दुकान के आगे इंक्रोचमेंट हो रही हो उसको फाइंड करना शुरू कर दिया जाए, ताकि आपके पास प्रूफ भी होगा कि जनाब आज पूरा दिन इस दुकान के आगे इंक्रोचमेंट लगी है, कारपोरेशन उस पर एक्शन ले, कारपोरेशन के नुमाइंदे जो हैं उन CCTV कैमरास को ऑब्जर्व कर रहे हों, या फिर DC ऑफिस के, या फिर मुतलका इंतजामिया जो भी होगी, तो इससे मामला बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि बाजार में कौन ऐसा बंदा है जो एक बंदे को वॉच करे परमानेंट, एक दुकान पे चला जाए, एक नहीं, मतलब बाहर कैमरा देखें। अगर CCTV कैमरे भी लगा देते हैं उसके लिए भी फंड दरकार है। मसला असल में ये है कि इदारे भी अपना काम कर रहे हैं, अवाम भी अपना काम कर रही है, लेकिन इदारों और अवाम के दरमियान में गैप है, कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है। अगर इदारे अवाम के साथ राब्ता करें, जैसे कि सरफराज भाई ने बताया, आप पूछ रहे थे कि तारों का एक जाल सा बिछा हुआ है, अदारे पूछें कि यार तारों का क्या हल निकालें भाई, बताएं आप, हम लोग जाएं इदारों के पास कि यार ये ऐसा काम है, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। अगर हमें अपनी पॉकेट से कुछ लगाना भी पड़ता है तो लगाएं,
अपना इन्वायरमेंट क्लियर करें। जैसे शेख साहब ने भी कहा कि राब्ता होता है लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो देखिए राब्ता करते हैं, शेख साहब करेंगे, जनरल सेक्रेटरी हैं, सदर साहब कर लेंगे, मैं कर लूंगा, लेकिन हम अपने करेंगे। लेकिन हमें आगे कोई कहे तो सही, हमें कुछ ज्यादा बंदे फोर्स तो करें। जब ज्यादा बंदे इदारों को फोर्स करेंगे, इदारे खुद काम करेंगे, मुहज्जब कौम बनेंगे, काम करवाएंगे। जो भी बंदे गवर्नमेंट ने हायर किए हैं वो हमारे लिए हायर किए हुए हैं, लेकिन हम उनसे काम निकलवा नहीं सकते, करवा नहीं सकते, ऊपर तक जो है वो शिकायत जा नहीं सकती। अगर एसओपीज के हवाले से बात करें तो क्या ऑब्वियसली चीजें बेहतर होती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर एसओपीज को फॉलो नहीं किया जाता और इसी तरह से चलता रहता है कि इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि आजकल देखें तो हर जगह पे बहुत रश इकट्ठा होना शुरू हो गया और ईद भी आने वाली है जिसकी वजह से और भी रश इकट्ठा होगा बाजारों के अंदर स्पेशली। कोई स्ट्रैटेजी सोची है एसओपीज के हवाले से, किस तरह से रश को कंट्रोल किया जा सके या बेहतर तरीके से कोशिश की जाए कि लोगों को डिस्टेंस रखे, क्योंकि हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, स्पेशली पाकिस्तानी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि एक दफा फिर हमें कोरोना की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़े। कोरोना के केसेस ज्यादा होते हैं, फिर से लॉकडाउन लगेगा, फिर से दुकानें बंद होंगी, फिर से बिजनेस इफेक्ट होंगे। तो कोई स्ट्रैटेजी है? ठीक है, लेकिन 60% दुकानदार जो हैं, अवाम जो है वो एसओपीज पे अमल कर रहे हैं और कोरोना की वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा खौफो हिरास, आपको भी पता है, सोशल मीडिया पे डाल दिया गया कि यार वैक्सीन ना लगवाएं, ये ना करें, वो उसकी वजह से भी मसला अगर बनता है। वैक्सीन लगवा भी ली जाती है तब भी प्रिकॉशनरी मेयर्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि वैक्सीन से सिर्फ ये होता है कि आपके जो असरात हैं कोरोना के वो आप पे कम होते हैं, यानी कि जितना बुरे हालात हो सकते हैं वो कम होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना नहीं होगा, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या उनको ऑलरेडी कोई बीमारी है या उनकी उम्र ज्यादा है या बच्चे जो हैं उन पे कोई असर नहीं होगा या उनकी जिंदगी के लिए वो खतरा नहीं बनेगा। तो क्या दुकानों की तरफ से कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी है ईद के हवाले से कि मास्क के बगैर बाजारों के अंदर एंटर नहीं होने दिया जाएगा, या दुकान के अंदर तब तक खरीदारी या देखने की इजाजत नहीं होगी जब तक मास्क नहीं लगाया हुआ आपने? दुकानदार करते हैं ऐसा कि भाई आप मास्क पहने, हम खुद भी एसओपीज पे अमल करते हैं, लेकिन असल में बात ये है कि अगर टाइम की जो शॉर्टेज है उसके साथ रश बढ़ता है। सुबह 8 बजे दुकान खुल गई, शाम 5 बजे बंद होगी, या आजकल 8 बजे का टाइम है। देखिए 8 से 8 12 घंटे का टाइम है, 12 घंटे में हम 12 कस्टमर डील करते हैं। अगर 16 घंटे का टाइम होगा कस्टमर तो 12 ही आएंगे, लेकिन रश कम हो जाएगा। लेकिन होता ये है, इसमें चीज ये भी है ना कि आपकी दुकानें 2 बजे खुलती हैं जनाब, 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 8 बजे वाला सीन नहीं है ना। थोड़ा सा इस सिस्टम में ताजरों को भी इंतजामिया का साथ देना चाहिए कि बाजार की दुकानें जो 12-1 बजे खुल रही हैं उसे अगर 8 बजे पे ले जाएं तो आपको 8 घंटे के बजाय 12 घंटे टाइम मिल जाएगा। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कस्टमर जो है उसका रुझान भी यही है कि वो 10 बजे से पहले घर से नहीं निकलता। और एक और चीज जो मैं यहाँ ऐड करूंगी कि अगर दुकानों को, जैसे आपने कहा कि वक्त को ज्यादा कर दिया जाए, तो एक बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से दुकानों को जल्दी बंद किया जाता है, अब जैसे 8 बजे अगर दुकान बंद हो रही है तो बिल्कुल जो आखिरी 2 घंटे होंगे जो 6 से 8 बजे का टाइम होगा उसी में आपको ज्यादा रश देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग फ्री होते हैं, जो जॉब करते हैं या जो भी उनके घर के काम काज होते हैं वो करके वो 5-6 बजे जाकर तो फ्री होते हैं, तो आखिरी जो घंटे या 2 घंटे होते हैं उसमें रश होना ही होना है। अगर आप उस टाइम को 11 बजे भी कर देंगे तो वो टाइम पीरियड जो है 8 से लेकर 11 तक हो जाएगा। बहुत सारे लोग हफ्ते में जाना अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने काम पे जाना है या उनके घर के कोई काम है जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाते। टाइमिंग ज्यादा भी कर दी जाए, रश के हालात जो है वो ऐसे ही रहेंगे। और कुछ कोरोना के लॉकडाउन की वजह से जैसे ही थोड़ी सी ईज दी जाती है, बिल्कुल कोई भी चीज को चेंज किया जाता है, कोई चीजें खोल दी जाती हैं, तो लोग एक तरह से फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं और वो बहुत ज्यादा जो है वहां पे जाना शुरू कर देते हैं। रश अमूमन भी जितना होता था, यूजुअली भी कोरोना से पहले जितना होता था उससे ज्यादा देखने को मिलता। बात तो आपकी ठीक है, असल में रश बढ़ता है इवेंट की वजह से। अब जैसे कि ईद नजदीक है, हर बंदा चाह रहा है कि मैं भी अपने कपड़े खरीदूं, अपना जूता खरीदूं, उसकी वजह से रश बढ़ जाता है। तो एसओपीज पे जब तक अमल नहीं होगा वबा तो कंट्रोल नहीं होगी। लेकिन बाजार में मोस्टली ऐसा ही है कि हर बंदा कोशिश कर रहा है कि वो अपने एसओपीज पे अमल करे, सैनिटाइज करे अपने हाथों को, मास्क का इस्तेमाल प्रॉपर करे। लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मलिक शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ईद जैसे जैसे करीब आती है रश बढ़ता है और जेब कुतरे भी काफी हद तक जो है वो मुतहरक हो जाते हैं। ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं, इवन सीसीटीवी जो है वो देखने को मिलती है। खवातीन के पर्स से जो है वो पैसे और चीजें जो है वो निकाली जा रही होती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आप जब रश बढ़ेगा तो इन चीजों को जो है वो कंट्रोल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज के शो के अंदर आने के लिए। मजीद बातें भी करना चाह रहे थे लेकिन वक्त की कमी से नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो, उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। मेरी ड्रेसिंग लिबास वालों की जान से की गई है। अगर आप भी चाहते हैं कि ज़बरदस्त सी कुर्ते और फॉर्मल सेमी फॉर्मल परचेजिंग करें तो उसके लिए आपको सूसा रोड पे फैज़ान मदीना के बिल्कुल सामने इनकी आउटलेट मौजूद है, जहाँ पे जाके आप परचेजिंग कर सकते हैं। और अगर आप हेयर स्टाइल बनवाना चाहते हैं उसके लिए आपको प्राइम हेयर क्लब चिनाब कॉलोनी जाना होगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। फातिमा, क्या कहेंगी आप? फेस्टिवल्स बहुत आ रहे हैं, जैसे जैसे लॉकडाउन कम हो रहा है ना शरीफ फैसलाबाद के अंदर, एंटरटेनमेंट के मौके बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अनान, बहुत सारे जो इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं लाजमी तौर पर। आज भी हम लोग आपको एक इवेंट के हवाले से बताना चाहते हैं, लेकिन अनान मैं आपसे पूछती हूँ, हम अभी बताएं या फिर हम पहले चाय बनाएं और साथ बताएं? ठीक है, चाय बनाते हैं जनाब। चाय बनाते बनाते गुफ्तगू जो होती है ना, उसका मजा अपना ही होता है। बिल्कुल। तो हम रोजाना की बुनियाद पे जिस तरह से चाय आपके लिए बनाते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ मूड को भी मजेदार किया जाता है और उसके साथ साथ जो है मूड के साथ साथ आप वक्त भी अच्छा गुजरता है। तो आज डियर टी की तरफ से हम चाय जो है वो तैयार कर रहे हैं। डियर टी बनाने वालों का ये कहना है कि इसे हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक तो तैयार किया ही जाता है, लेकिन दुनिया की बेहतरीन चाय के बागात में से चाय की पत्तियां जो है वो ढूंढ के लाई जाती हैं, जो कि आप तक एक बेहतरीन चाय पहुंचाती है, जिसका टेस्ट, टेक्सचर और अरोमा बेहतरीन होता है। दो तरह की पैकिंग है इनकी, रेड में है पैकिंग डियर टी दाने वाली और येलो में है आपकी एक्सट्रीम क्वालिटी की टी। तो एक्सट्रीम क्वालिटी की टी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि अगर ऐसे लोग जो कि ज़रा कड़क चाय नहीं नॉर्मल चाय पीना पसंद करते हैं तो उनके लिए एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय है, और ऐसे लोग जो कि डियर टी दाने वाली का इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा कड़क चाय पीना पसंद करते हैं। तो आज हमने तो दाने वाली चाय का इस्तेमाल किया क्योंकि दिन भर की रूटीन काफ़ी हेक्टिक होती है और हेक्टिक रूटीन में से कुछ वक्त अगर चाय के लिए निकाल लिया जाए तो आपका मूड जो है वो खुशगवार हो जाता है। क्योंकि हम चाय की बात कर रहे हैं तो चाय के साथ साथ इवेंट्स के बारे में भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स फैसलाबाद के अंदर इवेंट्स लाजमी तौर पे किए जा रहे हैं जहां पर आप लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें भी मौजूद होंगी। हम बात कर रहे हैं लायलपुर गैलरिया और उसी के साथ साथ डियर टी की तरफ से एक बहुत ही अमेजिंग फेस्टिवल जो है समर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां पे आपको पपेट शो भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपकी इंटरटेनमेंट के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। और उसकी डेट्स के हवाले से भी बात करें, बिल्कुल मैजिक शो भी वहां पे किया जाएगा। 3 और 4 जुलाई का एहतमाम किया जा रहा है, जिसके अंदर शहरियों की एंटरटेनमेंट के लिए भरपूर एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि कोविड की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन लायलपुर गैलरिया के अंदर ये सिस्टम जो है वो किया जा रहा है। सुबह 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इसका एहतमाम किया जा रहा है, जिसके अंदर शहरियों को मदऊ किया जा रहा है, उनको दावतें दी जा रही हैं। हम भी आपको बता रहे हैं जनाब के इस फेस्टिवल से भरपूर फायदा उठाने के लिए लायलपुर गैलरिया का आप विजिट करें, जहां पे आपको पपेट शो भी मिलेगा, मैजिक शो भी मिलेगा, बच्चों के लिए भी एंटरटेनमेंट का सामान होगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिजाइनर्स भी वहां पे मौजूद होंगे। खवातीन की कमजोरी होती है कि आप अच्छे मलबूसात पहने, तो अच्छे मलबूसात जो है वहाँ पे बहुत सारे होंगे, बहुत सारे डिज़ाइनर्स की जो स्टॉल्स हैं वो लगाए जाएंगे, ज्वेलरी के स्टॉल्स होंगे, और इसके साथ साथ जहाँ पे माएँ शॉपिंग कर रही होंगी बच्चों के लिए पपेट शो का और मैजिक शो का अहतमाम भी किया जाएगा, बच्चे वहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो एक ही लायलपुर गैलरिया यानी एक ही छत तले आपको ये तमाम तर चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे आप एंटरटेन भी होंगे, आपको शॉपिंग भी मिलेगी। और शॉपिंग के साथ साथ बहुत सारे लोग तो विंडो शॉपिंग के लिए भी फातिमा आते हैं ना, तो उनकी कोशिश होती है कि घूम फिर के देखें सब बिल्कुल कुछ। हनान, और एक और चीज़ भी होती है, जिन भी खवातीन ने शॉपिंग करनी होती है, स्पेशली जिनके छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे बहुत तंग करते हैं आपको साथ, तो इसी वजह से ये बड़ा अच्छा हो जाएगा कि बच्चों की मसरूफियात के लिए भी चीज़ें हैं, जो बच्चे भी इंटरटेन होते रहेंगे। तो ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिस पे सिर्फ खवातीन जा सकती हैं, बल्कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ लाजमी तौर पर जा सकते हैं, जो कि इस इवेंट को और भी रंगीन और मज़ेदार बना देते हैं। समझ भी हैं, और समर की कुछ वाइब इस तरह की होती है कि आपको अच्छा लगता है कि डिफरेंट तरह की इंटरटेनमेंट की चीज़ें हों, लेकिन हाँ आप लोगों ने लाजमी तौर पे अपना ख्याल रखना है और जल्दी जल्दी आप लोग जाएं। और ये ऑर्गेनाइज होगा 3 और 4 जुलाई को, तो आप जा सकते हैं और बहुत सा एंजॉय भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, एंजॉय अब होगा भी, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन उठ रहा है हमारे रेस्टोरेंट्स भी खुल रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी खुल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सकाफती सरगर्मियां हैं उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया। आर्ट्स काउंसिल नहीं खुली और इसके साथ साथ दीगर चीज़ें नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि 15 जुलाई को इस चीज़ का अंदिया दिया जा रहा है
इंतजामिया की जानिब से और लोगों के मुंह में भी ये चहमगोइयां सुनने को मिल रही हैं कि 15 जुलाई से आहिस्ता आहिस्ता मजीद पाबंदियां जो हैं वो हटा दी जाएंगी। उससे क्या होगा कि फिर से हम वो खुशहाल शहर फैसलाबाद देखने को मिलेगा जिसकी रौनकें सड़कों पे, शहरों के गलियों कूचों के अंदर देखने को मिलती थी, वो रश देखने को मिलता था, वो लोगों की मोहब्बत जो है वो देखने को मिलती थी। तो ये तमाम चीज़ें हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आने वाले वक्त के साथ मजीद बेहतर करेंगे। तो चाय किसी हद तक हमारी तैयार हो चुकी है, कप्स में पोर करेंगे, जो हमने बना ली है वो हम कप्स में पोर करेंगे। और साथ ही साथ जो फेस्टिवल है आप लोगों ने याद रखना है 3rd और 4th जुलाई। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि दरपेश मसाइल कौन से हैं इस वक्त, फ्यूचर क्या है, पोस्ट कोविड असरात क्या चल रहे हैं बिजनेस के अंदर। आईटी प्रोफेशनल्स क्या कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर अमेजॉन और एक्सपोर्ट का आने वाले दिनों के अंदर क्या इम्पैक्ट रहेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या कोविड के बाद एक्सपोर्ट की सूरत हाल मजीद बेहतर होगी या बिगड़ेगी, क्योंकि दीगर कंट्रीज के अंदर भी जिस तरह से अब इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश होना शुरू हो गई है, वर्किंग पोजीशन के अंदर आ रही है, उसी तरह पाकिस्तान के ऊपर जो एक्सपोर्ट्स का बोझ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था कोविड की वजह से, वो अब कम होता चला जाएगा। कहा तो ये जा रहा था कि दिसंबर तक के ऑर्डर्स बुक हैं, सितंबर तक के ऑर्डर्स बुक हैं, लेकिन वो सितंबर तक के ऑर्डर्स के बाद अगली पोजीशन क्या होगी, जो 20 बिलियन से क्रॉस कर रही थी हमारी एक्सपोर्ट, क्या वो आने वाले दिनों के अंदर नीचे जाएगी या इसमें मजीद बूम आएगा, आईटी का क्या रुझान रहेगा। इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने आज खास तौर पे दावत दे रखी है। हमारे साथ अयूब असलम मंज मौजूद होंगे जो कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ साथ राव सिकंदर मौजूद हैं जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं एफसीसीआई के। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले असलम साहब की तरफ चलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अयूब साहब से क्या कहेंगे आप सर, आने वाले दिनों के अंदर मजीद बेहतरी नजर आ रही है क्या? पोस्ट कोविड जो सूरत हाल चल रही है इसमें गवर्नमेंट की कितनी आपको सपोर्ट है, और आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं या डिक्लाइन नजर आ रहा है आपको? जो कुछ नज़र आ रहा है ना, वो तो मुझे आने वाले दिनों में बैक ही लगेगी, क्योंकि ये जो ऑर्डर थे हमारे पास, ये कोई हुकूमत की कोई अच्छी पॉलिसी की वजह से नहीं थे, ये कोविड की वजह से थे। क्योंकि पूरी दुनिया में कोविड का एक हमला था, सारी दुनिया के जितने भी ममालिक थे वो बंद हो चुके थे। वाहद हमारा पाकिस्तान था जहां हमारी इंडस्ट्री चल रही थी, वो तमाम ऑर्डर्स हमें मिल गए थे। इस वजह से ये एक्सपोर्ट में तेज़ी आई थी। अभी आपने 2-3 दिन पहले हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो एक्सपोर्ट के मुतल्लिका आदमी हैं उनके बयान सुने कि एक्सपोर्ट में ये हमें ये मसाइल आ रहे हैं, गैस का रेट बढ़ गया है, बिजली का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। इसमें आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ, क्योंकि काफ़ी ममालिक ने अपने मुल्क अपने कोविड की वजह से अब ओपन किए हैं, उनकी इंडस्ट्री चलेगी। जब इंडस्ट्री उनकी चलेगी तो हम फिर ज़ीरो पे आ जाएंगे। या तो कोई हुकूमती पॉलिसी ऐसी हो जिसमें हमें वो जो रॉ मटीरियल मिलता है, जिससे कपड़ा बनता है, धागा है, उसमें बिजली इस्तेमाल होती है, गैस इस्तेमाल होती है, और चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, उनके रेट कम किए जाएं। इसके अलावा और कौन से मसाइल हैं, मुझे लग रहा है आप बताने ही लगे थे, और कौन से मसाइल हैं जो आपके डिस्कस हो एक्सपोर्ट कम्युनिटी के साथ के जो हल होना ज़रूरी है इस पॉइंट पे? नहीं तो जो ऑफकोर्स बांग्लादेश, इंडिया की अगर हम बात करें, जो हमारे बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और एक्सपोर्ट में हमारे साथ compete करते हैं, जो ऑर्डर्स बाहर से आते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं 3 ममालिक के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। तो और क्या चीज़ें हैं जो कि हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, या कौन से मसाइल हैं जो कि एक्सपोर्ट कम्युनिटी फेस कर रही है, और उनको बेहतर करने से ही हम ये जो करंट एक्सपोर्ट बूम हमें मिला है वो हम उसको कंटिन्यू रख सकेंगे? एक्सपोर्ट में जी बहुत सारे मसाइल हैं हमारे। इसमें हुकूमत सबसे पहले तो अपनी पॉलिसी वाज़िया करे, इसमें जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके रेट कम किए जाएं। सूत्र का देख लें, अगर सूत्र महंगा होगा तो हमारा कपड़ा, तमाम कपड़ा, चाहे वो टेक्सटाइल का है, चाहे वो हौजरी के मुतल्लिक़ है, कोई भी चीज़ जो धागे से बननी है, एक्सपोर्ट होनी है, बाहर जानी है,
जब तक धागा का रेट कम नहीं होगा, सूत्र मंडी वाले उसका रेट कम नहीं करेंगे, जब उनको रुई महंगी मिलनी है तो धागे का रेट कम ही नहीं हो सकता। ये हुकूमती पॉलिसीज़ होती हैं जिस पे हुकूमत बैठ के ये देखे कि अगर रुई कॉटन हमारे कम हुई है इस दफ़ा मुल्क में, कि हमने इंपोर्ट कहाँ से करनी है, उस कॉटन को इंपोर्ट किया जाता जिस वजह से धागा सस्ता होता। लेकिन कोई वादिया पॉलिसी नहीं है, कोई उसमें। क्या इसमें माफिया भी इन्वॉल्व है? क्योंकि बहुत सारे जो सुना है, एटलीस्ट सुनने में तो यही आया कि माफिया भी इन्वॉल्व हैं। क्या माफिया का भी ये रॉ मटेरियल महंगा होने में कोई हिस्सा है? और इसके अलावा क्या करंट सूरत हाल में रॉ मटेरियल जो है वो कोई बाहर से मंगवाना पड़ेगा, या उसकी जो शॉर्टेज पहले हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ी है, क्या वो अब शॉर्टेज दोबारा भी हो सकती? शॉर्टेज है ऑलरेडी, ठीक, शॉर्टेज पूरी नहीं हुई। सही। कॉटन हमारे बिल्कुल बहुत कम हुई है मुल्क में, उसकी बिजाई नहीं जिम्मेदारों ने की। सही। कि जब बिजाई नहीं हुई तो उसके रेट बढ़ेंगे। पिछले चंद दिनों में हमारे एक्सपोर्टर भाइयों ने ये कहा कि इंडिया से मंगवाएं कॉटन। फिर हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि वो ये हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ से नहीं मंगवानी चाहिए और मुल्कों से मंगवाएं। चलें कहीं से तो मंगवाएं ना जी। मकसद तो ये है कि अवाम को रिलीफ कैसे मिलना है, हुकूमत ने अवाम को रिलीफ कैसे देना। शॉर्टेज है या ये एक एक्चुअल शॉर्टेज? नहीं, ये एक्चुअल शॉर्टेज है। कॉटन नहीं है हमारे मुल्क में, पैदा नहीं हुई है। उसको हुकूमत को चाहिए कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ मुज़ाकरात करके उनको बताया जाए कि हम आपको ये फैसिलिटेट करते हैं, खाद कम रेट पे देंगे, बिजली कम रेट पे देंगे, आप इसकी काश्त ज़्यादा करें, जो आने वाले दिनों में हमारी कॉटन ही इतनी हो जाए। आप आज से, लेकिन आने वाले दिनों में बेहतर तो हो जाएगी, फिर आगे किसान तो पिस जाता है, मिडिल मैन पैसे कम आ जाता है उसमें। राव सिकंदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की चल रही हैं उससे मुतमिन है, मुल्क अच्छी सिमत जा रहा है? देखें, गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, हमेशा उसकी कोशिश होती है कि मेरा मुल्क तरक्की करे और मेरी पॉलिसीज ऐसी हों कि लोग उससे और मुल्क मुस्तफीद हो। उसमें उसकी नीयत में कोई ख़राबी नहीं होती। हो जाता है कि कहीं पे आपके गलत फैसले भी हों। मैं आपको बात बताता हूँ, कॉटन हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास है। अब मैं बताता हूँ। वैसे आप दोनों के बयान में फर्क है। अब मैं फर्क वो वाज़ा करता हूँ, वो किस तरह। कॉटन जो वैल्यू एडेड करके हमने एशिया बाहर भेजनी है, एक्सपोर्ट करनी है, आप सीधा धागा, मैं आसान लफ्जों में ताकि ऑडियंस को पता लगे कि मामला क्या है, रुई, कॉटन और उससे बनने वाला धागा, जिससे आपका कपड़ा बुनता है, जिससे आपकी हौजरी होती है, जिससे आपके ये बेडशीट और ये टावल, ये चीजें बनती हैं, वो सबसे पहले स्पिनिंग मिल्स बनाती हैं, वो आप डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। मसला कहां पे फंसा हुआ है कि सबसे पहले वैल्यू एडिशन वालों को और स्पिनिंग वालों को आपस में मुल्की लेवल पे बैठ के सोचना चाहिए कि अगर हम सिर्फ कॉटन को एक्सपोर्ट करते हैं तो $1 में चलता है, अगर उसी धागे को, धागा हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं धागे के। यही तो चीजें हैं कि असल लोगों को हकीकत हाल का पता नहीं है कि मुल्क में क्या है। गवर्नमेंट का क्या किरदार है? अच्छा, गवर्नमेंट कर सकती है ना। गवर्नमेंट इस पे सबसे पहले देखे कि जी इतनी क्वांटिटी में आप एक्सपोर्ट करोगे धागा, सबसे पहले आप मुल्क की जरूरियात पूरी करोगे। शॉर्टेज धागे की नहीं है, हमसे सरप्लस है, इसीलिए तो ये बाहर जा रहा है। आपका धागा एक्सपोर्ट होता है, वहां से आसानी से आप पैसे कमा रहे हो। मामला यही है कि हमने देखना है कि कितनी इंडस्ट्री है जो हमारी वैल्यू एडिशन है, उसको कितना धागा चाहिए, सबसे पहले उसको रखें। उससे जो जिस तरह, अब मैं और एक्सप्लेन करता हूं इस बात को। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आप लोगों को एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं आज फैसलाबाद की, एक तो एसएमई सेक्टर के हवाले से और ऑल्सो एक्सपोर्ट्स के हवाले से, बिकॉज हमने देखा है कि पिछले साल में मार्च 2020 के बाद से जब पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा था और उससे पहले और मुल्कों में भी लॉकडाउन लग चुका था, जिसके बाद पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट बूम मिला। लेकिन क्या हम उस बूम को कैरी ऑन रख सकेंगे जिस तरह से इंडिया और बांग्लादेश और
दीगर ममालिक की इंडस्ट्रीज दोबारा ओपन अप होना शुरू हो गई हैं और ऑर्डर्स दोबारा से डिवाइड अप होना शुरू हो गए, क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री तैयार है कि वो इस एक्सपोर्ट बूम को कैरी ऑन कर सके? और जो कंपटीशन है हमारा, बहुत ही कंपेटिटिव वर्ल्ड में रहते हैं आज हम, जहां पर अगर आप अप टू स्पीड नहीं है, अगर आप कोशिश नहीं करें कि अपने कंपटीशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके और वन स्टेप फॉरवर्ड होकर चल सके, तो आप उस कंपटीशन में लाजमी तौर पे पीछे रह जाएंगे। और पाकिस्तान को ये जो बूम मिला है, क्या हम लाजमी तौर पे इसको लूज करना चाहते हैं दोबारा? ऑल्सो गवर्नमेंट की तरफ से काफी स्कीम्स बनाई गई हैं एक्सपोर्ट कम्युनिटी को मदद करने के लिए, कोशिश की जा रही है कि उनको जितना हो सके चीजों के अंदर रिलीफ दिया जाए, लेकिन क्या कुछ लोग उस रिलीफ का फायदा उठा रहे? अवाम पिस रही है इस चक्कर में कि हमारी जो एक्सपोर्ट कम्युनिटी है और साथ ही साथ जो हमारी इंडस्ट्री है फैसलाबाद की स्पेशली, उसको रिलीफ दिया जाए, वो बेहतर तरीके से काम कर सके, हमारी इकॉनमी बेहतर हो सके। लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सारी सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं? राव सिकंदर साहब हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी कि जहां पर हमारा जो डिस्कशन है रुका था वहीं से कैरी ऑन करें। आप शॉर्टेज के हवाले से बता रहे थे, शॉर्टेज है नहीं, बनाई जा रही है, और स्पेशली अगर एक मुल्क के अंदर जो पैदावार है वो एक्सपोर्ट की जा रही है और लाजमी तौर पे यहां तक हालात पहुंच रहे हैं कि आपको रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, तो ये तो बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। क्या कोई ओवरलुक कर रहा है चीजों को? क्यों ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही कि चीजों को बेहतर किया जाए? देखिए, मैंने जहाँ से हमारी लाइन कट गई थी वो ये थी कि क्या कॉटन का बहरान जो है धागे का वो एक्चुअल है या फेक है। एक्चुअल चीज़ क्या है कि जितनी हम तैयार वैल्यूडेशन चीज़ें बनाते हैं, जिनमें आपकी बेडशीट्स है, जिनमें आपकी हौजरी की चीज़ें हैं, टावल वगैरह हैं और ये सारी चीज़ें, और इसके बाद आपकी कपड़े की जो फिनिशिंग गुड्स हैं, ये सब जो आप बना रहे हैं ये किससे बनती हैं? इसके लिए आपको चाहिए धागा। धागा आपकी इस इंडस्ट्री से ज़्यादा है आपके पास। जो स्पिनिंग मिलें बना रही हैं, जो एक्चुअली स्पिनिंग मिलें इस वक्त फंक्शनल है, उनके पास आपकी वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री से ज़्यादा धागा है। अब होना क्या चाहिए कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमारी अपनी इंडस्ट्री की ज़रूरत कितनी है, उससे जो सरप्लस धागा है उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए, बकाया वो हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहती हूँ, क्या रेट्स के हवाले से अगर बात करें, अगर एक शॉर्टेज क्रिएट कर दी जाती है, रॉ मटेरियल के लिए लोगों को नहीं मिल रहा, इंपोर्ट किया जाए या फिर हमारे मुल्क से ही खरीदा जाए, प्राइसेस तो ज्यादा होगी जिसकी वजह से जो आपका एंड प्रोडक्ट है उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस इससे ज्यादा नहीं हो सकती? ये देखिए, यही तो चीज़ें हैं। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी मेकर्स स्टेक होल्डर कौन होते हैं? अब जब बाबू बैठ के अपने ठंडे ऑफिस में बैठ के फैसले करेंगे, जिन्होंने कभी ना फैक्ट्री चलाई है, ना उन्होंने कोई मिल चलाई है, ना उन्हें कारोबार का कोई तजर्बा है, कोई चीज़ नहीं है, उन्होंने तो रूल करने के असूल सीखे हैं। सिविल सर्विस एकेडमी में जाके उन्हें ये किसी ने पढ़ाया है कि जी आपने इंडस्ट्री किस तरह चलानी है? अब इस इंडस्ट्री के फैसले वो खुद बैठ के करते हैं। होना क्या चाहिए कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लो, उनसे पूछो, वो फैसले करें, और अख्तियार होना चाहिए, ये मॉनिटरिंग करें, फैसले स्टेक होल्डर खुद करें कि जी इससे हम मुल्क को बेहतर चला सकेंगे। बिल्कुल, अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब अगर जैसे कि कॉटन की पैदावार के हवाले से बात करें, इससे पहले कि वो फैक्ट्रीज के अंदर जाती है या स्पिनिंग मिल्स के अंदर जाती है, क्या कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि हमारी पैदावार कितनी है? और अगर पता है कि पैदावार इतनी है कि हमारी जरूरियात पूरी हो सकती है, तो फिर स्पिनिंग मिल्स में जब धागा बनाकर एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस पर क्यों नजर नहीं रखी जाती? क्यों इग्नोर कर दिया जाता है कि वो एक्सपोर्ट करें और फिर यहां तक सूरत हाल पहुंच जाती है कि हम बाहर से इंपोर्ट करवा रहे होते हैं दोबारा कॉटन? यही तो मसला है। ये पहले ही मैंने यही कहा कि अगर हुकूमत वक्त के जो वज़ीर मशीर हैं इंडस्ट्री के मतलब, इन चीज़ों के मतलब जो बनाए जाते हैं, वो इन कामों के लिए बनाए जाते हैं ना, कि इसको देखें, इस महंगाई ना आने दें, इसकी हमारी प्रोडक्शन कितनी है, फसल हमारी कितनी है, शॉर्टेज कितनी है, अगर ज़्यादा चीज़ पैदा होगी तो इसको हम बाहर भेजें, अगर कम है तो इसको बाहर से मंगवाया जाए। ये तो चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है और ना कोई कर रहा है। लेकिन इसी के ऊपर अगर चेक एंड बैलेंस हो जाए तो मामलात मजीद बेहतर हो सकते हैं। राव साहब, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान समेत इनकी पूरी काबीना में से अगर किसी को FCCI का प्रेसिडेंट लगाना हो तो किसे लगाएंगे आप, और उसकी क्या वजह होगी? देखिए, आपने बड़ा पेचीदा सवाल किया, लेकिन
मैं समझता हूं कि उनमें से वन ऑफ एक हमाद अजहर है। मेरी लास्ट ईयर उनके साथ काफ़ी मीटिंग्स रही हैं और मैंने उसे बड़ा कॉम्पिटेंट देखा है और बड़ा नॉलेजफुल है और बहुत ही मेहनती मैं समझता हूं कि यानी आपके एफसीसीआई के मामलात को बेहतर अंदाज में वो चला सकते हैं। नहीं, ये नहीं, आपने एक देखे ऐसे नहीं बात। अगर आपने कहा कि कैबिनेट में से अगर आप किसी को चूज करना चाहें, आपका सवाल ये था, इसको आप ट्विस्ट नहीं हमने करना, बाकी उनकी कैबिनेट में से सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा आपने सवाल ये किया। मैं समझता हूं कि असद उमर कॉम्पिटेंट नहीं लगते। नो, ऐसी नहीं बात। असद उमर अपनी जगह पे हर बंदा, मैंने प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों नहीं ले दिया कि प्राइम मिनिस्टर को फिर लगा दें? नहीं, आपने उनकी कैबिनेट में से जिसको कहा मैं उसका नाम लिया है कि जो इस वक्त मामलात को बेहतर अंदाज में, और एक होता है कि आप अपना केस प्लीड कर सको। अभी मैं उसे समझता हूं कि फैटअप में जिस तरह उसने पाकिस्तान को डिफेंड किया है और सारा केस उसने लड़ा जाके, अब मुझे बताएं वहां पे वो पॉलिटिकल है एक फोरम, और नजर आ गया है कि वो फैटअप जो है वो पाकिस्तान को सिर्फ ग्रे लिस्ट में इसलिए रखा हुआ है कि वो हमें दबाव में रखना चाहते हैं। अच्छा, हमारी पॉलिटिकल वुमेन्स बड़ी मजबूत है जितने भी पार्टीज की हैं। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप प्रेसिडेंट किसे लगाना चाहेंगे? शीरी मजारी को, या फिर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी हैं खवातीन हैं, उनमें से हिना परवेज भट्ट को, किसी को मतलब लगाना चाहे तो किसे लगाना? मरियम औरंग फरदौस आशिक को, फरदौस आशिक को लगाना चाहेंगे। अयूब असलम भाई साहब ने जनाब बड़ा दबंग अंदाज में जो है वो जवाब दिया है। फरदौस आपा को क्यों लगाना चाहते हैं आप वुमेन चैम्बर के अंदर? क्या खास बात आपने देखी? अब देखे ना ये कितनी बड़ी ज्यादती है। मैं एक बात समझता हूँ, लेकिन मैं पहले जवाब ले लूं कि फरदौस आपा का कहा क्यों है? अयूब साहब क्या कहेंगे आप? बताएं। हर रोज आप टीवी पे देखते ही हैं नहीं? हाँ, जो उनकी हरकतें ये चाहते हैं वही कुछ माहौल हो। उनका बड़ा नहीं, क्या हमने वहां भाई फ्री रेसलिंग करवा दी है तो उसको लगवा रहे? अब ये चीजें हैं। एक्चुअल ये चीज है कि हमारे बहुत टैलेंट है। हमारे यहाँ फैसलाबाद चैम्बर के ऑफिस बेरर के लिए, एग्जेक्टिव के लिए आप इमेजिन नहीं कर सकते, बाहर वाले चैम्बर्स में लोग ढूंढते हैं जी कि आप कोई है बंदा एग्जेक्टिव में। यहाँ हमारे लॉट ऑफ नंबर्स हैं जो बड़े मेहनती हैं, काम करने वाले हैं, और बड़ा प्रेशर होता है लीडरशिप पे कि हमने इसमें से किसको सिलेक्ट करना है। तो इसी तरह खवातीन में हमारा चैम्बर फंक्शनल है पिछले 4-5 साल से, तो वहाँ पे एक लंबी लाइन है खवातीन की, और मैं समझता हूँ कि हमें भी इंतखाब में मुश्किल हो रहा है कि इनमें से हर एक खुद एक पर्सनैलिटी है और जिसमें ये खूबियां हैं और कि वो चैम्बर को लीड कर सकते हैं। जो हनान ने नाम लिए, क्या उनमें से कोई, उन्होंने तो बता दिया अपनी कि वो उनकी प्रेफरेंस, तो फिर दोस्त आशिक में यही है कि मैं समझता हूं कि उन सब में से अब मैं, आपने देखा कि मैंने सोचने की कोशिश की, लेकिन मुझे नजर आया कि उनमें से हमारे पास बेहतरीन खवातीन है जिनके अंदर बहुत लीडरशिप है। ये तो फिर आप कचरा कह रहे हैं उनको कि वो बिजनेस नहीं चला सकते। अगर एक दिन के लिए फिर दोस्त आशिक अवान को यहाँ पे मौका मिले तो, और आप उनसे कोई एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो आप क्या उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या चीज है जो सबसे पहले फोकस करनी चाहिए? नहीं, मैं उन्हें यही कहूंगा कि तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त लीडर की ये खूबियां होती हैं। तो आप एक लीडर हो। देखो, सबसे बड़ी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही सिखाया इखलाक कि आप दूसरे की बात सुनो। आप दूसरे की बात को झगड़े से ख़त्म करने की कोशिश ना करो, दलील से ख़त्म करने की कोशिश करो। तो ये देखें, ये एक चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे लोग हमें मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि दूसरा ये समझे। मैं इसको इस तरह लेता हूं कि मैं हमेशा इस बात का कायल हूं कि आप महफिल में या आप कहीं बैठे हों और आपका जो अपोनेंट है, जो आपका मुखालफ है, वो भले आपको गाली भी दे दे, अब आपने यहाँ पे बर्दाश्त का वो जो आला पैमाना है ना, उस पर अमल करना है। यानी महफिल में बैठे हो उसके मुताबिक लोगों को पता चले कि कौन बुरा है। तो फिरदौस आशिक अवान को बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा तहम्मुल होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए। जिस महफिल में आपका कहना है कि रहते हो उस महफिल के मुताबिक ढल जाना चाहिए। जैसे अभी आप शो कर रहे हैं और बड़े अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपकी एक
वीडियो देखी थी कि मिस्र के अंदर आपने थोड़ा सा डांस भी किया था। वो अच्छा क्या अच्छा, चक्कर था? देखो मैं एक बात बताता। अच्छा मेरी वहां पे घूमने फिरने गए थे, ठहरे बिल्कुल। राव साहब ने निक्कर मैं पहनी, अभी- एक टी मैं शर्ट अभी पहनी, कहता कैप हूं। ली और आप पूरा मुझे बताएं कि स्विमिंग पूल में मैंने जाना है तो क्या इस ड्रेस में होगा? ज़ाहिर है निक्कर ही होगी, बनियान ही होगी। तो ये देखें अब उस वहां कहें यही जी इसी तरह मैंने वेस्ट नहीं, कोट लेकिन पहनी उस दिन काफी खुश लग रहे थे नहीं, आप। मैं आप हमेशा डांस खुश- भी अभी किया हल्का सा, मैं देख अभी अभी हनान यकीन माने आपने देखा है। अब मैं कहता हूं जी आप प्रोग्राम को निकालें, मैं हमेशा जहां पे जाता हूं मैं माहौल के dominate कर मुताबिक जाता हूं, माहौल के मुताबिक अपने को घुल मिल जाता हूं। होना भी ये चाहिए यार। हमने संजीदा गुफ्तगू भी अगर करनी है तो उसको चेहरे पे स्माइल तो होनी चाहिए। आप अच्छे अंदाज से बात कर सकते हो। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ आपका मुखालफ बैठा हो। यहां तो हम दोनों भाई बैठे हैं ना, कि आपके साथ आपका मुखालफ बैठा हो, उसकी राय, अच्छा अभी भी आपने राय में डिफरेंस देखा है लेकिन उसको दलील से बताने की कोशिश की है। उनका सोचने का अंदाज अपना है, उन्होंने जो दूसरी चीजों को देखने का पैमाना उनका अपना है, मेरा अपना है। मैंने उस अंदाज से बात करनी है। तो ये जो वीडियो हनान ने मेंशन किया, हनान में मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई मैं वीडियो भी है। मैं मुझे- पूरे शहर पे नजर रखता हूँ फातिमा, और मुझे मैं- एक एक बंदे का पता मैं होता है चाहती हूँ कि क्या। अच्छा, आपके ये कोई अल्फाज ऐसी में चीज- आप बताएं कि वो जो वीडियो की हनान बात करे उसकी ये चेंज कर। नहीं अभी उसमें भी इनका अच्छा। कसूर नहीं है, ये आराम से आ रहे थे। वो जो शख्स वीडियो बना रहा था ना, उसने चंद जुमले ऐसे बोले कि नहीं राव साहब जो है वो अच्छा, जरा नहीं ऐसे खुश- हुआ है कि हम शर्मल शेख में थे तो हम वहां पे निकल रहे हैं तो मैंने बड़ा हैट शर्ट पहना हुआ है तो बस में हम बैठ रहे हैं। हम तो ये जो वीडियो है ये मैं देखना चाहती हूँ लेकिन हमारे पास लेकिन वक्त वक्त की कम कमी है, वक्त कम तो है। अगली दफा हम लाजमी तौर पे आपसे डिटेल्स लेंगे। लेकिन बहुत नहीं अगर शुक्रिया। वक्फे के बाद आना है तो अभी नहीं, मैं दिखा वक्फे के दूंगा। बाद है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, बहुत शुक्रिया। आपका शो में आने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया वंस अगेन। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।